देखिए बच्चों, यूनिट 3 वैद्युत रसायन के हम लोग अभ्यास प्रश्न सॉल्व कर रहे थे और 10 प्रश्न हम लोग सॉल्व कर चुके थे। आज हम आगे के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो देखिए प्रश्न नंबर 11 क्या है। देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 11, 0.00241 एम एसिटिक अम्ल की चालकता 7.896 इंटू 10⁻⁵ साइमन सेंटीमीटर इनवर्स है। इसकी मोलर चालकता को परिकलित कीजिए। यदि एसिटिक अम्ल के लिए लैम्डा एम नोट का मान, लैम्डा एम नोट का मतलब क्या है, सीमांत मोलर चालकता जो है उसका मान दिया हुआ है 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। देखिए बच्चों, मोल ये माइनस ये 1 इधर आ गया है, ये मोल इनवर्स है। मोल इनवर्स हो तो इसका वियोजन स्थिरांक क्या है। तो देखिए बच्चों, हम लोगों को क्या ज्ञात करना है, वियोजन स्थिरांक ज्ञात करना है। वियोजन स्थिरांक को ज्ञात करने से पहले सबसे पहले हमें ज्ञात करना है मोलर चालकता। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, एसिटिक अम्ल की मोलर चालकता ज्ञात करेंगे। क्लियर है। जैसे ही हमें एसिटिक अम्ल की मोलर चालकता ज्ञात हो गई, इससे हम ज्ञात करेंगे वियोजन की मात्रा। क्या ज्ञात करेंगे, वियोजन की मात्रा ज्ञात करेंगे। और फिर इस वियोजन की मात्रा की सहायता से हम लोग वियोजन स्थिरांक को परिकलित करेंगे। ठीक है। और देखिए आप लोगों को यहाँ एसिटिक अम्ल की मोलरता दी हुई है, चालकता दी हुई है, तो इनसे आसानी से हम लोग क्या ज्ञात कर सकते हैं, मोलर चालकता ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। तो देखिए हमें कैसे करना है, दिया गया है। देखिए बच्चों क्या क्या दिया गया है, चालकता यानी कापा का मान दिया हुआ है 7.896 इंटू 10⁻⁵ साइमन सेंटीमीटर इनवर्स दिया हुआ है ना हमें ये मान। मोलरता हमें दी हुई है, देखिए 0.00241 एम, ये दोनों चीजें हमें दी हुई है। आगे देखिए, सबसे पहले मोलर चालकता ज्ञात करेंगे, लैम्डा एम ज्ञात करेंगे। देखिए कैसे, कापा इंटू 1000 अपॉन मोलरता, ये हमने कापा का मान रख दिया, जो चालकता दी हुई है ये 1000 और भाग दे दिया हमने मोलरता का। ठीक है। लीजिए भाई, मोलर चालकता क्या निकली, मोलर चालकता निकल के आई 32.76 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या निकल के आ गई, मोलर चालकता निकल के आ गई। अब देखिए मोलर चालकता हम लोगों ने ज्ञात कर ली और जो सीमांत मोलर चालकता है वो हमें प्रश्न में दी हुई है। देखिए बच्चों, ये सीमांत मोलर चालकता हमें दी हुई है 390.5। तो अब हम क्या करेंगे, मोलर चालकता और जो सीमांत मोलर चालकता हमें दी हुई है इससे हम क्या करेंगे, वियोजन की मात्रा ज्ञात करेंगे। और कैसे ज्ञात करेंगे, हमें पता है वियोजन की मात्रा बराबर होती है लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम नोट। कहने का मतलब है मोलर चालकता में अगर हम लोगों ने सीमांत मोलर चालकता का भाग दे दिया तो हमारी क्या निकल के आ जाएगी, वियोजन की मात्रा। तो लीजिए वियोजन की मात्रा अल्फा हमें ज्ञात करना है। क्या करेंगे, लैम्डा एम में भाग दे देंगे लैम्डा एम नोट का। लैम्डा एम नोट हमें दिया हुआ है, अरे भाई प्रश्न में दिया हुआ है ये। चलिए भाई, हमने भाग दे दिया 32.76 में हमने भाग दे दिया 390.5 का। और ये हमारी देखिए वियोजन की मात्रा आई 8.4 गुणा 10⁻⁻2, ये निकल के आ गई। अब आगे देखिए, इसकी सहायता से हम वियोजन स्थिरांक ज्ञात करेंगे। वियोजन स्थिरांक होता है C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, ये वियोजन स्थिरांक है। लीजिए ये अल्फा हमने ये ज्ञात किया था ना, वियोजन की मात्रा, ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, अल्फा का मान रख देंगे। लीजिए भाई हमने अल्फा का मान रख दिया। अब देखिए जब हम इस पूरे इक्वेशन को इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वियोजन स्थिरांक निकल के आएगा 0.1855 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, यानी 0.1855 गुणा 10⁻⁻4, जिसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1.85 गुणा 10⁻⁻5। क्लियर है। तो देखिए हम लोगों ने वियोजन स्थिरांक निकाल लिया। कितना आसान प्रश्न है। बस हम लोगों को पहले ये पता होना चाहिए कि क्या दिया हुआ है। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, भाई प्रश्न में क्या दिया हुआ है और हमसे क्या पूछा जा रहा है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले लैम्डा एम का मान ज्ञात कर लिया, मोलर चालकता ज्ञात कर ली। फिर मोलर चालकता से मैंने अभी आपको बताया था वियोजन की मात्रा, और वियोजन की मात्रा से वियोजन स्थिरांक, यानी इस स्टेप से हम लोगों ने हमारे प्रश्न को सॉल्व किया है। और देखिए बच्चों, स्टेप बाय स्टेप अगर हम किसी भी प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो बहुत आसान हो जाता है। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न क्या है,
प्रश्न नंबर 12 देखिए, निम्नलिखित के अपचयन के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होगी। देखिए बच्चों, आवेश ज्ञात करना है। पहला है 1 मोल एल्यूमिनियम +3, यानी Al+3 को एल्यूमिनियम में बदलने के लिए, ठीक है, इसके लिए ज्ञात करना है आवेश की मात्रा। दूसरा 1 मोल Cu+2 को Cu में बदलने के लिए, और तीसरा 1 मोल MnO4- को Mn+2 में बदलने के लिए, ठीक है। यानी ये जो तीनों अपचयन हो रहे हैं इनके लिए हमें आवेश ज्ञात करना है। देखिए कैसे करेंगे, पहला सॉल्व करेंगे। देखिए पहले सबसे पहले हम इलेक्ट्रोडिक अभिक्रिया लिखेंगे। एल्यूमिनियम +3 को एल्यूमिनियम में बदलना है। देखिए बच्चों, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब है एल्यूमिनियम +3 जब 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तब एल्यूमिनियम में बदलेगा, ठीक है। अब देखिए इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि यहाँ एल्यूमिनियम +3 के 1 मोल है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कितने काम आ रहे हैं, 3 मोल, और यहाँ पे जो एल्यूमिनियम बन रहा है उसके भी 1 मोल बन रहे हैं। भाई हम बोल सकते हैं ना कि भाई यहाँ पे 1 मोल एल्यूमिनियम बन रहा है और इलेक्ट्रॉन कितने काम आ रहे हैं, 3 मोल इलेक्ट्रॉन काम आ रहे हैं। और इससे 3 मोल इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोल सकते हैं, 3f भी तो कह सकते हैं। भाई 3f यानी 3 फैराडे वहाँ पे हमें आवेश की आवश्यकता है। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, f का मान रख देंगे और वो निकाल लेंगे हम आवेश की मात्रा। देखिए कैसे करेंगे, यहाँ 1 मोल एल्यूमिनियम +3 के अपचयन के लिए 3 मोल इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। मैंने अभी आपको समझाया, 3 मोल इलेक्ट्रॉन से अर्थ है 3f आवेश, ठीक है, 3f आवेश की। भाई जो 3 मोल इलेक्ट्रॉन है उससे तात्पर्य है 3f आवेश। अब देखिए तो 3f का मतलब क्या हो गया, 3 × 96500। भाई f की हमने वैल्यू पुट कर दी और लीजिए भाई कितने आवेश की आवश्यकता हुई, ये हमारे पास निकल के आ गया, ठीक है। तो ये हमारे आवेश की मात्रा निकल के आ गई 289500 कूलम। क्लियर है। देखिए कितना आसान है। ऐसे ही हम अगला करेंगे। देखिए अगला कैसे करना है, अब Cu+2 को कॉपर में बदलना है। अरे भाई प्रश्न देखिए, 1 मोल Cu+2 को कॉपर में बदलना है, इसके लिए आवेश की मात्रा ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले वही इलेक्ट्रोडिक अभिक्रिया लिखिए, Cu+2 + 2 इलेक्ट्रॉन और Cu। देखिए बच्चों, Cu+2 को Cu में बदलने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, 2 इलेक्ट्रॉनों की। अब आप ध्यान से देखिए, इसके भी 1 मोल काम आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के 2 मोल और इसके बन रहे हैं 1 मोल। अरे भाई 1 लिख सकती हूँ ना। तो आप लोग खुद देखिए कि 1 मोल Cu बनने के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, 2 मोल इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। और 2 मोल इलेक्ट्रॉन यानी 2 मोल इलेक्ट्रॉन से मतलब है 2f आवेश। तो 2 को गुणा कर दो 96500 से, आवेश की मात्रा निकल के आ जाएगी। देखिए बच्चों, 1 मोल Cu+2 के अपचयन के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। 2 मोल इलेक्ट्रॉन अर्थात 2f आवेश। भाई बताया ना अभी मैंने। लीजिए भाई 2 को गुणा कर दिया 96500 से और ये हमारा आंसर निकल के आ गया 193000 कूलम। यानी ये हमारा निकल के आ गया 1,93,000 कूलम। ठीक है। अगला देखिए बच्चों, अगले के लिए भी हम इलेक्ट्रोडिक अभिक्रिया लिखेंगे। देखिए MnO4- बदल रहा है Mn+2 में। ठीक है, इसके लिए हमें ज्ञात करना है कि कितने आवेश की आवश्यकता है। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, जो MnO4- की हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ जो Mn की ऑक्सीकरण अवस्था है वो कितनी है, +7 है। कितनी है, +7 है। और यहाँ पे अगर Mn की हम लोग बात करें, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, +2 है। भी साफ साफ पता लग रहा है +2 है। और यहाँ पे ये जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो आप निकाल सकते हो। भाई 11वीं क्लास में हम लोग पढ़ के आए किस तरीके से ऑक्सीकरण अंक निकाला जाता है। तो इसका तो है +7, इसका है +2। अब आप लोग खुद देखिए, जो Mn है उसका ऑक्सीकरण अंक +7 से +2 में बदल रहा है, यानी अपचयन हो रहा है। कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी, 5 इलेक्ट्रॉन की होगी ना। यानी यहाँ पे जो आवेश चाहिए वो 5f आवेश होगा, यानी 5 को गुणा कर देंगे 96500 से। ठीक है, और आवेश की मात्रा निकल के आ जाएगी। तो देखिए लिखना कैसे है, यहाँ MnO4- का ऑक्सीकरण +7 से +2 में हो रहा है। यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन प्रयुक्त हो रहे हैं, अतः 1 मोल
MnO4 माइनस के Mn+2 में अपचयन के लिए 5F आवेश की आवश्यकता होगी। क्लियर है? तो देखिए 5F के लिए 5 को गुणा कर देंगे 96500 से, ठीक है, कर दिया। ये हमारे देखिए आवेश की मात्रा निकल के आ गई। कितनी निकल के आई? 4,82,500 कूलम। ठीक है, ये हमारी आवेश की मात्रा निकल के आ गई। क्लियर है? देखिए कितना आसान प्रश्न था। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 13 देखिए बच्चों, निम्नलिखित को प्राप्त करने में कितने फैराडे विद्युत की आवश्यकता होगी? देखिए बच्चों, जो हमने पिछला प्रश्न किया है उसी से लिंक करता हुआ हमारा ये वाला प्रश्न भी है। यहाँ पे हमें ये पता करना है कि कितने फैराडे विद्युत की आवश्यकता है। तो देखिए पहला हमें ज्ञात करना है गलित CaCl2 से 20 ग्राम कैल्शियम। ठीक है, यानी गलित CaCl2 से 20 ग्राम कैल्शियम प्राप्त करने के लिए कितने फैराडे विद्युत की आवश्यकता है। उसी तरीके से दूसरा देखिए, गलित Al2O3 से 40 ग्राम एल्यूमिनियम प्राप्त करने के लिए कितने फैराडे विद्युत की आवश्यकता है। देखिए कैसे करेंगे। देखिए पहला, गलित CaCl2 से कैल्शियम प्राप्त करने के लिए निम्न अभिक्रिया होगी। देखिए अभिक्रिया देखिए बच्चों, अगर CaCl2 की हम लोग बात करें, यहाँ कैल्शियम Ca+2 के रूप में है। ठीक है, Ca+2 को Ca में बदलने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी? 2 इलेक्ट्रॉनों की। लीजिए भाई, Ca+2 जब 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये कैल्शियम में बदल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इसके 1 मोल है, इलेक्ट्रॉन के 2 मोल और इसके भी 1 मोल। क्लियर है? अब देखिए बच्चों, 1 मोल कैल्शियम को हम लोग और क्या बोल सकते हैं? हम लोग इसको 40 ग्राम कैल्शियम भी तो कह सकते हैं। ठीक है भाई, इसका परमाणु भार होता है ना 40, यानी हम क्या बोल सकते हैं? 1 मोल कैल्शियम को हम 40 ग्राम कैल्शियम बोल सकते हैं। अब ध्यान से समझिए भाई, यहाँ पे 40 ग्राम कैल्शियम के लिए 2 इलेक्ट्रॉन जरूरी है। ठीक है, यानी Ca+2 से हमें जो 40 ग्राम कैल्शियम बनाना है उसके लिए यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, या ये कह सकते हैं 2 मोल इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। 2 मोल इलेक्ट्रॉनों का मतलब है 2F आवेश की। देखिए बच्चों, 2 मोल इलेक्ट्रॉनों का मतलब है 2F आवेश की आवश्यकता है। कब? जब हमें 40 ग्राम कैल्शियम चाहिए। और अब जब हमें 20 ग्राम कैल्शियम चाहिए तो कितना आवेश चाहिए होगा? सीधा सीधा निकल के आ गया 1F। भाई 1 फैराडे आवेश की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो देखिए परीक्षा में आप कैसे लिख के आएंगे। देखिए बच्चों, कैल्शियम का 1 मोल का अर्थ है 40 ग्राम कैल्शियम, अभी बताया मैंने। आगे देखिए, यहाँ 40 ग्राम कैल्शियम प्राप्त करने के लिए आवश्यक विद्युत की मात्रा 2F, अभी बात की हमने। तो 20 ग्राम कैल्शियम प्राप्त करने के लिए आवश्यक विद्युत की मात्रा क्या हो जाएगी? देखिए 2/40 गुणा 20, ये 1 फैराडे। अरे भाई इससे ये कट जाएगा ना 2 बार में, और ये 2 से 2 कट जाएगा। लीजिए 1 फैराडे निकल के आ गया। क्लियर है? बहुत आसान था। दूसरा देखो, गलित Al2O3 से एल्यूमिनियम प्राप्त करने के लिए निम्न अभिक्रिया होगी। देखिए बच्चों, गलित Al2O3 से एल्यूमिनियम प्राप्त करना है। ध्यान दीजिएगा, Al2O3 की बात करें, एल्यूमिनियम +3 अवस्था में है, Al+3 अवस्था में है। भाई ये पहले वाले की तरह ही होगा बच्चों। देखो समझने की कोशिश करो, Al+3 में है, फॉर्म में है एल्यूमिनियम। अब जैसे ही इसको 3 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे ये एल्यूमिनियम में बदल गया। अब आप देखिए, इसके 1 मोल, इस इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए? 3 मोल, और इसके बन रहे हैं 1 मोल। अब खुद देखो, 1 मोल अगर एल्यूमिनियम है तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? 27 ग्राम एल्यूमिनियम भी हम लोग बोल सकते हैं। तो अब देखिए समझिए, 27 ग्राम एल्यूमिनियम के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है? 3 इलेक्ट्रॉनों की, यानी 3 मोल इलेक्ट्रॉनों की। क्लियर है? यानी हम ये कह सकते हैं कि 27 ग्राम एल्यूमिनियम के लिए हमें 3F आवेश की क्या है? आवश्यकता है। अब कितने के लिए पूछ रहा है? वो पूछ रहा है हमसे 40 ग्राम के लिए, कि आपको 40 ग्राम एल्यूमिनियम प्राप्त करनी है। तो हम क्या करेंगे, जब 27 के लिए 3F की जरूरत है तो हम 40 ग्राम एल्यूमिनियम के लिए निकाल सकते हैं ना कितने फैराडे जरूरी है। तो देखो कैसे करेंगे। एल्यूमिनियम का 1 मोल का अर्थ है 27 ग्राम एल्यूमिनियम। यहाँ 27 ग्राम एल्यूमिनियम प्राप्त करने के लिए आवश्यक विद्युत की मात्रा 3F है। तो 40 ग्राम एल्यूमिनियम प्राप्त करने के लिए आवश्यक विद्युत की मात्रा कितनी होगी? 3F भाग दे देंगे 27 का गुणा 40। लीजिए हमारी मात्रा निकल के आई 4.44 फैराडे।
ठीक है, आई बात समझ में यहाँ तक की। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 14 देखिए बच्चों, निम्नलिखित को ऑक्सीकृत करने के लिए कितने कूलाम विद्युत आवश्यक है। देखिए बच्चों, यह ऑक्सीकरण बताया गया है कि 1 मोल H2O को O2 में और 1 मोल FeO को Fe2O3 में ऑक्सीकृत करने के लिए कितने कूलाम विद्युत आवश्यक है, ये हमें ज्ञात करना है। देखिए कैसे करेंगे। पहला देखिए, H2O से O2 बनने में बेटा निम्न अभिक्रिया होती है, यानी H2O से 1 मोल H2O से O2 बनने में हमें क्या ज्ञात करना है, कितने कूलाम विद्युत की आवश्यकता है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, अभिक्रिया लिखेंगे। तो देखिए H2O से O2 बनने में निम्न अभिक्रिया होती है। लीजिए भाई, ये अभिक्रिया है, ठीक है। 2H2O, इससे बना O2 प्लस 4H प्लस ये 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। तो देखिए यहाँ 2 मोल H2O से 4 मोल इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। देखिए बच्चों, 2 मोल अगर हमने जल की बात की तो कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं। तो देखिए अतः 1 मोल H2O से इलेक्ट्रॉन कितने बाहर निकलेंगे। लीजिए भाई 4/2 यानी 2 मोल इलेक्ट्रॉन। आई बात समझ में बेटा, यहाँ समझिए। देखिए आप लोग ध्यान से, भाई जब 2 मोल जल हम लोग काम में ले रहे हैं तो उस परिस्थिति में कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं। तो जब हम 1 मोल जल के लेंगे तो सीधा सीधा ये कितने हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, 2 मोल हो जाएंगे ना, सीधा सीधा निकाल सकते हैं। तो देखिए 2 मोल निकल के आ गया, और 2 मोल इलेक्ट्रॉनों का मतलब हमें पता है 2F, 2 फैराडे। लीजिए भाई 2 को गुणा कर देंगे 96500 से, लीजिए हमारे पास विद्युत की मात्रा निकल के आ गई 193000 कूलाम, यानी 1,93,000 कूलाम। आई समझ में बात। अगला देखो, ऐसे ही देखिए दूसरा क्या है, FeO से Fe2O3 बनने में निम्न अभिक्रिया होती है। इसमें भी हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, अभिक्रिया लिखेंगे। देखिए बच्चों यहाँ पे 2FeO से Fe2O3 बना और ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, ठीक है। अब आप लोग देखिए, जब हमने 2 FeO काम में लिए तो कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। और मान लीजिए अगर हम 1 मोल FeO की बात करें तो सीधा सीधा इलेक्ट्रॉन, 1 ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा ना, यानी 1 मोल इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। वापस समझो, जब हम इसके 2 मोल ले रहे हैं तो यहाँ 2 मोल इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, लेकिन जब इसके 1 मोल लेंगे तो इलेक्ट्रॉन कितने निकलेंगे, 1 मोल इलेक्ट्रॉन। तो यानी अब हमारे पास जो आवेश है कितना हो गया, 1F हो गया, और 1F का मान हम निकाल सकते हैं 96500, ठीक है। देखिए यहाँ Fe+2 से Fe+3 बन रहा है। 1 मोल FeO को Fe2O3 में ऑक्सीकृत करने के लिए आवश्यक विद्युत की मात्रा कितनी हो जाएगी, 1F। अरे भाई मैंने अभी समझाया ना सीधा सीधा आपको, 1F हो गई, और 1F का मतलब है 96500 कूलाम, ठीक है बच्चों। देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15 देखिए बच्चों, Ni ब्रैकेट में NO3 और इसका होल ट्वाइस, ठीक है, यानी NiNO3 का होल ट्वाइस है। इसके 1 विलयन का प्लेटिनम इलेक्ट्रोडों के बीच 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित करते हुए 20 मिनट तक विद्युत अपघटन किया गया। देखिए बच्चों ध्यान से देखिए, निकिल की कितनी मात्रा कैथोड पर निक्षेपित होगी। तो ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ हमें ये कह रहा है कि निकिल का कोई हमें कंपाउंड दिया हुआ है और इसके विलयन को प्लेटिनम इलेक्ट्रोडों के बीच में रखकर 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जा रही है, ठीक है। और ये 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जा रही है 20 मिनट तक, 20 मिनट तक लगातार प्रवाहित की जा रही है। तो इसका क्या हो रहा है, वैद्युत अपघटन हो रहा है। हमें ये ज्ञात करना है कि निकिल की कितनी मात्रा कैथोड पे जमा होगी, यानी कैथोड पे मात्रा निक्षेपित होगी। तो देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, विद्युत की मात्रा यानी Q का मान ज्ञात करेंगे। देखिए बच्चों सबसे पहले Q ज्ञात करेंगे, और जैसे ही Q की मात्रा ज्ञात हो जाएगी उससे हम बाद में निकिल की जो मात्रा निक्षेपित हुई है कैथोड पे वो ज्ञात करेंगे। देखिए बच्चों हमें पता है Q बराबर होता है I/T, ठीक है। I हमें दिया हुआ है, भाई विद्युत धारा की मात्रा हमें दी हुई है 5 एम्पियर है। देखिए बच्चों I जो है हमें दिया हुआ है 5 एम्पियर है, T हमें दिया हुआ है 20 मिनट। इस मिनट को बदल लेंगे हम सेकंड में, तो 20 मिनट को सेकंड में कैसे बदलेंगे, 20 को गुणा कर देंगे 60 से, क्लियर है। तो हमें I भी पता लग गया,
टी भी पता लग गया और Q बराबर आई टी, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके आई और टी की वैल्यू पुट करके Q का मान निकाल लेंगे पहले। तो देखो पहले क्या करेंगे, प्रवाहित की गई विद्युत की मात्रा Q बराबर आई टी, ठीक है, I बराबर 5 एम्पियर, ये दिया हुआ है देखिए 5 एम्पियर, T बराबर 20 मिनट, ये दिया हुआ है T 20 मिनट, जिसे हमने सेकंड में बदल लिया 60 से गुणा करके। तो Q का मान क्या निकल के आया, I को गुणा कर देंगे T से, 5 गुणा 1200 यानी 6000 कूलाम आ गया निकल के। आगे देखो अब कैथोड पे क्या अभिक्रिया होगी, देखिए बच्चों, देखिए यहाँ पे जो निकिल है वो +2 फॉर्म में है, ठीक है। निकिल +2 को निकिल के रूप में बदलने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, 2 इलेक्ट्रॉनों की। लीजिए यह अभिक्रिया हम लोगों ने लिख दी। अब देखो निकिल का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो होता है 58.7, कितना होता है, 58.7 होता है। तो देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इसके 1 मोल है, यहाँ इसके 2 मोल है और यहाँ इसके क्या है, 1 मोल है, ठीक है। 1 मोल निकिल को मैं ये भी तो बोल सकती हूँ 58.7 ग्राम निकिल बोल सकती हूँ ना। अब ध्यान से देखो 58.7 ग्राम निकिल के लिए जो हमें जो विद्युत धारा वहाँ पे प्रवाहित हो रही है वो कितनी हो रही है, 2F, यानी कितने आवेश की आवश्यकता है, 2F आवेश की। वापस समझो 58.7 ग्राम जो निकिल है उसके निक्षेपण के लिए देखिए यहाँ पे 2F आवेश की आवश्यकता है। यानी हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जब 2F आवेश प्रवाहित होगा तो निकिल की इतनी मात्रा निक्षेपित होगी। तो जब 6000 कूलाम आवेश प्रवाहित होगा तो निकिल की कितनी मात्रा होगी वो हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अभिक्रिया के अनुसार 2F को हम ये भी लिख सकते हैं ना, 2 गुणा 96500, ठीक है। तो देखिए अभिक्रिया के अनुसार 2F कूलाम विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त निकिल की मात्रा ये हो गई 58.7 ग्राम हो गई भाई, अभी मैंने समझाया आपको। अतः 6000 कूलाम विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त निकिल की मात्रा कितनी होगी, तो लीजिए भाई 58.7 को गुणा कर देंगे 6000 से और भाग दे दिया 2F का। 2F मतलब 2 गुणा 96500 का, क्लियर है। लीजिए भाई हमारी जो मात्रा निकल के आई निक्षेपित निकल की 1.824 ग्राम निकल के आई। तो देखिए आंसर, अतः निकिल की कैथोड पर निक्षेपित मात्रा बराबर 1.824 ग्राम, ठीक है। तो देखिए बच्चों कितना आसान प्रश्न था भाई। सबसे पहले हमने Q ज्ञात कर लिया, Q हमारा जो आया वो आया 6000 कूलाम, ठीक है। अब देखिए जब 2F आवेश प्रवाहित किया गया तब इतना निकिल निक्षेपित हुआ, ठीक है। और जब इतना आवेश प्रवाहित किया गया तो कितना निकिल निक्षेपित होगा, तो क्या होगा, सीधा सीधा भाई 58.7 है उसमें 2F का भाग लग जाएगा और गुणा हो जाएगा ये किससे, 6000 से, और ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। कितना आसान है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 16 क्या है, ZnSO4 AgNO3 एवं CuSO4 विलयन वाले 3 वैद्युत अपघटनी सेलों A, B, C को श्रेणीबद्ध किया गया एवं 1.5 एम्पियर की विद्युत धारा सेल B के कैथोड पर 1.45 ग्राम सिल्वर निक्षेपित होने तक लगातार प्रवाहित की गई। विद्युत धारा कितने समय तक प्रवाहित हुई, निक्षेपित कॉपर एवं जिंक का द्रव्यमान क्या होगा। देखिए बच्चों प्रश्न को हम दोबारा पढ़ लेते हैं एक बार। देखिए ZnSO4 AgNO3 और कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 विलयन, ये जो 3 वैद्युत अपघटनी सेल है, इन तीनों के जो वैद्युत अपघटनी सेल है इनको नाम दिया गया है A, B, C, ठीक है। इन तीनों को श्रेणी क्रम में या हम ये कह सकते हैं श्रेणीबद्ध रूप से क्या किया गया है, जोड़ा गया है। यानी जो ये तीनों है ये आपस में श्रेणीबद्ध है। अब जब इनमें 1.5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित की गई, ठीक है, तो कैथोड पे 1.45 ग्राम क्या निक्षेपित हो गया, सिल्वर निक्षेपित हो गया, ठीक है। कहने का मतलब है इस B वाले वैद्युत अपघट्य में, B इसको A नाम दिया, इसको B और इसको C, यानी इस B वाले में क्या हुआ, इसमें है ना सिल्वर क्या हो गई, निक्षेपित हो गई,
कहने का मतलब है जब इतनी एम्पियर की विद्युत धारा इसमें प्रवाहित की गई तो कैथोड पे 1.45 ग्राम सिल्वर निक्षेपित हो गई। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये पता करना है कि विद्युत धारा कितने समय तक प्रवाहित हुई। देखिए बच्चों, सबसे पहले हमें टी ज्ञात करना है। टी ज्ञात करना है कि विद्युत धारा कितने समय तक प्रवाहित हुई, और साथ ही साथ हमें निक्षेपित कॉपर की और जिंक की मात्रा भी क्या करनी है, ज्ञात करनी है। यानी निक्षेपित कॉपर एवं जिंक का द्रव्यमान क्या होगा, ये भी ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। देखिए बच्चों, सिल्वर के कैथोड पर निक्षेपित होने में निम्न अभिक्रिया होती है। देखिए बच्चों, जो सिल्वर है जो निक्षेपित हो रहा है कैथोड पे, तो क्या अभिक्रिया होगी, Ag प्लस एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो Ag में बदल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इसके भी 1 मोल, इसके भी 1 और इसके भी 1 मोल, और 1 मोल Ag को हम बोल सकते हैं 108 ग्राम सिल्वर या 108 ग्राम Ag। ठीक है, बोल सकते हैं। तो देखिए 1 मोल Ag यानी 108 ग्राम जो है उसके निक्षेपण के लिए आवश्यक विद्युत की मात्रा कितनी है, 96500 कूलाम। क्लियर है। अतः 1.45 ग्राम Ag के निक्षेपण के लिए आवश्यक विद्युत की मात्रा कितनी होगी। देखिए बच्चों, ये मात्रा दी हुई है, प्रश्न को देखिए भाई, 1.45 ग्राम सिल्वर निक्षेपित हो रहा है। यहाँ पे हम ये ज्ञात कर लेंगे कि 1.45 ग्राम Ag के निक्षेपण के लिए कितने विद्युत की मात्रा की आवश्यकता होगी। तो देखिए कैसे करेंगे, 96500 में भाग दे देंगे 108 का, गुणा कर देंगे 1.45 से। ठीक है, लीजिए भाई 1295.6 कूलाम, ये हमारी क्या निकल के आ गई, विद्युत की मात्रा निकल के आ गई। यानी ये हमारा क्या निकल के आ गया, Q निकल के आ गया। ठीक है, अब आगे देखिए, हमें पता है आवेश Q बराबर I T, यहाँ से हम T ज्ञात कर लेंगे, और I आपको पता है हमें प्रश्न में दिया हुआ है ना। लीजिए भाई Q हमने निकाला था 1295.6, इसमें भाग दे दिया I यानी 1.5 का। हमारे पास जो निकल के आया समय T जो निकल के आया 863.73 सेकंड निकल के आए। अब देखिए 863.73 सेकंड को हम बोल सकते हैं 14 मिनट और 39 सेकंड बोल सकते हैं, और इस 14 मिनट 39 सेकंड को हम लोग 14 मिनट 40 सेकंड के बराबर मान सकते हैं। क्लियर है, यानी जो हमारी विद्युत धारा प्रवाहित हुई ये 14 मिनट 40 सेकंड के लिए प्रवाहित हुई। ठीक है, अतः विद्युत धारा 14.40 मिनट तक प्रवाहित हुई। अब हमें ज्ञात करनी है कॉपर की मात्रा कि कितना कॉपर निक्षेपित हुआ, कितना जिंक निक्षेपित हुआ। तो देखिए कॉपर के निक्षेपण में निम्न अभिक्रिया होती है। देखिए बच्चों, Cu+2 जब 2 इलेक्ट्रॉन लेता है Cu में बदल जाता है। क्लियर है, तो आगे देखिए, और 1 मोल Cu को हम बोल सकते हैं 63.5 ग्राम कॉपर। तो देखिए 1 मोल Cu के निक्षेपण के लिए आवश्यक विद्युत की मात्रा 2F। देखिए ना इधर भाई 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता हो रही है ना, यानी 2F आवेश की, तो 2 × 96500 कूलाम हो गया। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, देखिए 2 × 96500 कूलाम विद्युत से प्राप्त कॉपर की मात्रा कितनी है, 63.5 ग्राम है। तो 1295.6 कूलाम जो विद्युत है उससे निक्षेपित कॉपर की मात्रा कितनी होगी, तो 63.5 गुणा कर देंगे 1295.6 से और भाग दे देंगे 2F का। ठीक है, लीजिए भाग दे दिया, और ये हमारे पास निक्षेपित मात्रा निकल के आई कॉपर की 0.426 ग्राम। तो देखिए अतः निक्षेपित कॉपर की मात्रा बराबर 0.426 ग्राम। क्लियर है, ज्ञात कर ली कॉपर की मात्रा। अब जिंक की देखिए, इसी प्रकार जिंक के निक्षेपण में निम्न अभिक्रिया होती है। देखिए बच्चों, जिंक के लिए क्या होगा, जो Zn+2 है जब वो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो जिंक में बदलेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसके 1 मोल, इसके 2 और इसके क्या बन रहे हैं 1 मोल, और हम 1 मोल जो जिंक है उसको क्या बोल सकते हैं, हम 65 ग्राम जिंक बोल सकते हैं ना। तो देखिए बच्चों, जिंक का परमाणु द्रव्यमान 65 ग्राम होता है जिसे 1 मोल बोल सकते हैं। तो 2 × 96500 यानी 2F कूलाम विद्युत से प्राप्त जिंक कितना है, 65 ग्राम जिंक प्राप्त हो रहा है ना, तो 1295.6 कूलाम विद्युत से प्राप्त जिंक कितना होगा। लीजिए भाई 65
इसको गुणा कर देंगे 1295.6 से और भाग दे देंगे 2 × 96500 का। ठीक है, लीजिए भाई जिंक की निक्षेपित मात्रा कितनी निकल के आई? 0.436 ग्राम। तो देखिए आते हैं निक्षेपित जिंक की मात्रा 0.436 ग्राम। क्लियर है? आया समझ में? अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 17 देखिए, तालिका 3.1 में दिए गए मानक इलेक्ट्रोड विभवों की सहायता से अनुमान लगाइए कि क्या निम्नलिखित अभिकर्मकों के बीच अभिक्रिया संभव है। तो देखिए बच्चों, जो तालिका 3.1 अगर आप देखेंगे तो ये विद्युत रासायनिक श्रेणी है। ठीक है, तो हमें विद्युत रासायनिक श्रेणी में से क्या करने हैं, जो ये दिए हुए हैं अभिकर्मक, इनके मानक इलेक्ट्रोड विभव देखने हैं वहां से, और ये पता करना है कि क्या इनके बीच में अभिक्रिया संभव है। देखिए किस किस के बीच में, पहला है Fe+3 और I-, दूसरा है Ag+ और Cu, तीसरा है Fe+3 और Br-, चौथा है Ag और Fe+3 और पांचवा है Br2 और Fe+2। ठीक है, देखो बच्चों, जो ये AQ दिया हुआ है, AQ का मतलब है ये एक्वस रूप में है, जलीय विलयन के रूप में है, और S का मतलब आपको पता ही है, सॉलिड रूप में, ठोस अवस्था के रूप में। क्लियर है? तो देखिए एक एक को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो देखिए बच्चों, समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ये दिए गए हैं अभिकर्मक, इनके मानक इलेक्ट्रोड विभव हम लोग ज्ञात करेंगे। जैसे ही मानक इलेक्ट्रोड विभव हमें ज्ञात हो जाएगा, यहाँ पे हम ये देखेंगे कि कौन तो यहाँ कैथोड की तरह व्यवहार करेगा, ठीक है, और कौन एनोड की तरह, और फिर हम लोग ई नोट सेल का मान ज्ञात करेंगे। जिसके लिए ई नोट सेल का मान धनात्मक आएगा वो तो क्या होगा, उनके बीच में अभिक्रिया संभव होगी, और जिनके लिए ई नोट सेल का मान ऋणात्मक आएगा उनके लिए अभिक्रिया संभव नहीं होगी। तो देखिए कैसे सॉल्व करना है। पहला देखिए, पहला क्या है, Fe+3 और I- के मध्य अभिक्रिया संभव है। देखिए बच्चों, पहला Fe+3 और I- के बीच में देखना है। अब देखिए इनके मध्य जो अभिक्रिया है वो क्या है, संभव है। क्यों भाई, क्यों संभव है? देखिए ई नोट Fe+3 और Fe+2 जो युग्म है, इसके लिए ई नोट होता है 0.77 वोल्ट होता है, जबकि ई नोट I2 और I- के लिए ये मान होता है 0.54 वोल्ट होता है। क्लियर है? अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए ई नोट Fe+3 और जो Fe+2 का मान है वो ई नोट I2 I- से क्या है, अधिक है। ठीक है, अब बच्चों देखिए, ये तो व्यवहार करेगा कैथोड की तरह, ये एनोड की तरह, यानी कैथोडिक पोल और एनोडिक पोल की तरह। लीजिए भाई, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, किया माइनस, तो 0.77 में से 0.54 को माइनस किया, ई नोट सेल निकल के आया 0.23 वोल्ट निकल के आया। ये कैसा है, धनात्मक। आगे देखिए, दूसरा देखिए बच्चों, ई नोट Ag+ Ag, ठीक है, इसके लिए मान ये है, और ई नोट Cu+2 Cu के लिए मान क्या है, 0.34 वोल्ट है। भाई जो अगला है प्रश्न, देखिए अगला क्या है हमारा, अगला पूछ रहा है Ag+ और Cu के बीच में। तो देखिए बच्चों, जो ई नोट है Ag+ Ag युग्म के लिए उसका मान है 0.80 वोल्ट, और जो Cu+2 Cu के लिए ई नोट है वो है 0.34 वोल्ट। ठीक है, अब देखिए इनके मध्य जो अभिक्रिया है वो संभव है। क्यों है भाई, क्योंकि इनके लिए भी ई नोट सेल कैसे निकल के आएगा, धनात्मक निकल के आएगा। देखिए यहाँ पे ये तो कैथोड की तरह और ये एनोड की तरह व्यवहार करेगा, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो देखिए करना कैसे है, Ag+ एवं Cu के मध्य अभिक्रिया संभव है, क्योंकि ई नोट Ag+ Ag का मान ई नोट Cu+2 Cu से क्या है, अधिक है। ठीक है, इसका मान क्या है, इससे अधिक है। तो ई नोट सेल देखो, इसमें से इसको माइनस किया, ये धनात्मक निकल के आया 0.46 वोल्ट। अब ई नोट सेल धनात्मक है तो अभिक्रिया संभव है। आगे देखो, आगे देखिए, इस तीसरे प्रश्न में हमें Fe+3 और Br- के बीच में देखना है कि अभिक्रिया संभव है क्या। लीजिए भाई, इनके लिए हमने ई नोट के मान ले लिए विद्युत रासायनिक श्रेणी से। ई नोट Fe+3 और Fe+2 युग्म के लिए निकल के आया 0.77 वोल्ट, और ऐसे ही ई नोट Br2 Br- के लिए निकल के आया प्लस का 1.09 वोल्ट। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे इनके मध्य अभिक्रिया संभव नहीं है, क्योंकि ई नोट Fe+3 Fe+2 का मान ई नोट Br2 Br- से क्या है,
कम है। देखिए बच्चों यहाँ पे ये तो कैथोड की तरह और ये एनोड की तरह व्यवहार करेगा। तो जब इसमें से इसको माइनस करेंगे, देखिए इनोड सेल निकालने के लिए 0.77 में से 1.09 को माइनस करेंगे तो इनोड सेल हमारा ऋणात्मक निकल के आएगा, नेगेटिव निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा? -0.32 वोल्ट। तो इनोड सेल ऋणात्मक है, अतः Br माइनस आयन Fe+3 आयनों का अपचयन नहीं कर सकते और अभिक्रिया संभव नहीं है। अगला देखो, अगला हमें Ag और Fe+3 के मध्य देखना है, क्या इनके मध्य अभिक्रिया संभव है क्या? लीजिए भाई, हमने E0 Ag प्लस Ag का मान ज्ञात किया, इस विद्युत रासायनिक श्रेणी से क्या निकल के आया? 0.80 वोल्ट। और E0 Fe+3 Fe+2 युग्म के लिए होता है 0.77 वोल्ट। अब देखिए Ag और Fe+3 के मध्य अभिक्रिया संभव नहीं है, क्योंकि E0 Fe+3 Fe+2 का मान E0 Ag प्लस Ag के मान से कम है। यहाँ पे देखिए बच्चों, ये तो है कैथोड की तरह, ये एनोड की तरह। तो जो इनोड सेल निकल के आएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये निकल के आएगा माइनस में 0.03 वोल्ट। क्लियर है? तो ये ऋणात्मक निकल के आया ना मान। तो देखिए अतः Ag Fe+3 का अपचयन नहीं कर सकता और अभिक्रिया भी संभव नहीं है। अगला देखिए बच्चों, लास्ट ये था कि Br2 और Fe+2 के बीच में देखना है अभिक्रिया संभव है क्या। तो देखिए Br2 और Fe+2 के बीच अभिक्रिया संभव है। क्यों? देखिए जो E0 है Br2 Br माइनस के लिए उसका मान है +1.09 वोल्ट और ऐसे E0 Fe+3 Fe+2 जो युग्म है इसके लिए होता है 0.77 वोल्ट। ठीक है, अब इसके लिए जो E0 सेल ज्ञात करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। भैया कैथोड की तरह करेगा व्यवहार, तो कैथोड में से एनोडिक को माइनस कर देंगे जो E0 है उसको। तो क्या होगा? जो E0 सेल आएगा वो धनात्मक आएगा। तो देखिए, क्योंकि E0 Br2 Br माइनस का मान E0 Fe+3 Fe+2 के मान से अधिक है, अतः E0 सेल देखिए इसमें से इसको माइनस किया, ये प्लस में मान निकल के आया 0.32 वोल्ट, धनात्मक निकल के आया है। अतः Fe+2 Br2 का अपचयन कर सकता है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, बस आपको यहाँ पे E0 सेल निकालना है। सबसे पहले भाई E0 सेल निकालना है। अगर E0 सेल धनात्मक आता है अभिक्रिया संभव है, E0 सेल ऋणात्मक आता है अभिक्रिया संभव नहीं है। और E0 सेल आपको निकालना आता ही है भाई, E0 सेल बराबर होता है E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 18 देखिए क्या है। निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए विद्युत अपघटन से प्राप्त उत्पाद बताइए। देखिए हमें उत्पाद बताना है, विद्युत अपघटन से क्या क्या उत्पाद मिल सकते हैं। पहला देखिए, सिल्वर इलेक्ट्रोडों के साथ AgNO3 का जलीय विलयन। दूसरा देखिए, प्लेटिनम इलेक्ट्रोडों के साथ AgNO3 का जलीय विलयन। ठीक है, ये सिल्वर इलेक्ट्रोडों के साथ है AgNO3 का विलयन और ये प्लेटिनम इलेक्ट्रोडों के साथ। तीसरा देखिए, प्लेटिनम इलेक्ट्रोडों के साथ H2SO4 का तनु विलयन। और चौथा देखिए, प्लेटिनम इलेक्ट्रोडों के साथ CuCl2 का जलीय विलयन। ठीक है, अब देखिए बच्चों, इन चारों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे काम में लिया हुआ है सिल्वर इलेक्ट्रोड और इन तीनों में काम में लिया गया है प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। ठीक है, अब आप लोगों को पता है सिल्वर इलेक्ट्रोड जो है वो क्या है? सक्रिय इलेक्ट्रोड है, तो जो भी हमारी इलेक्ट्रोडिक अभिक्रिया है उसमें क्या लेगा? भाग लेगा। जबकि प्लेटिनम इलेक्ट्रोड अक्रिय इलेक्ट्रोड होता है, ये जो हमारी जितनी भी इलेक्ट्रोडिक अभिक्रिया होती है उनमें भाग नहीं लेता। तो देखिए कैसे करेंगे इसे। पहला ले लेते हैं हम लोग कि सिल्वर इलेक्ट्रोडों के साथ AgNO3 का जलीय विलयन है। लीजिए भाई, पहला कैसे करेंगे। सिल्वर इलेक्ट्रोडों के साथ AgNO3 के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन करने पर एनोड पर Ag इलेक्ट्रोड अभिक्रिया में भाग लेता है, क्योंकि यह एक क्रियाशील इलेक्ट्रोड है। सक्रिय इलेक्ट्रोड बोल दो या क्रियाशील इलेक्ट्रोड बोल दो। ठीक है, अतः एनोड पे क्या होगा? Ag का Ag+ में ऑक्सीकरण होगा। देखिए बच्चों, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया Ag है, सिल्वर है, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया बाहर, Ag+ में बदल गई, ऑक्सीकरण हो गया। कैथोड पे क्या होगा? Ag+ का Ag में अपचयन होगा, यानी Ag+ है, एक इलेक्ट्रॉन लिया, Ag में क्या हो गया? अपचयन हो गया। अब हम इसे इस तरीके से समझ सकते हैं। देखिए
इसे हम निम्न प्रकार समझ सकते हैं। देखिए AgNO3 टूटेगा Ag प्लस में और NO3 माइनस में, ठीक है। और हम जलीय विलयन की बात कर रहे हैं, जल भी टूटेगा H प्लस और OH माइनस में टूटेगा। भाई ये दोनों अभिक्रियाएं होगी, वहां पे संभावना है। अब देखिए सिल्वर पर अपचयन विभव, देखिए बच्चों जो सिल्वर का जो अपचयन विभव होता है E0 Ag प्लस Ag, इसका मान जल के अपचयन विभव से अधिक है, अतः Ag प्लस वरीयता के आधार पर अपचयित होगा तथा सिल्वर धातु कैथोड पे जमा होगी। भैया हम लोग पढ़ के आए ना कि भाई कैथोड की बात करें तो कैथोड पे अधिक E0 वाली जो अभिक्रिया होती है, जिसका कि अपचयन विभव अधिक है, वो अभिक्रिया होती है, और एनोड पे कम अपचयन विभव वाली अभिक्रिया होती है। तो देखिए यहाँ पे कैथोड पे अपचयन हो गया, Ag प्लस इलेक्ट्रॉन लेके Ag में बदल गया। आगे देखो एनोड पे देखिए निम्न अभिक्रिया होने की संभावना है। एनोड पे ये तीनों में से कोई सी भी अभिक्रिया हो सकती है। अब कौन सी अभिक्रिया होगी वो हम वरीयता के आधार पे पता करेंगे। देखिए H2O टूटेगा, हाफ O2 प्लस 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये भी हो सकती है अभिक्रिया। दूसरा देखिए जो NO3 माइनस है वो एनोड पे जाए, इलेक्ट्रॉन दे दे, NO3 में बदल जाए। और ये अभिक्रिया भी हो सकती है जो सिल्वर है वो इलेक्ट्रॉन त्याग के ऑक्सीकृत हो जाए Ag प्लस में। अब देखिए कौन सी अभिक्रिया होगी। इन अभिक्रियाओं में Ag का अपचयन विभव न्यूनतम है तथा एनोड पे कम E0 सेल वाली अभिक्रिया को वरीयता प्राप्त होती है, अतः एनोड पर Ag का ऑक्सीकरण होगा। लीजिए भाई ये अभिक्रिया होगी हमारे एनोड पे, ठीक है। आई बात समझ में। अगला देखिए, दूसरा देखिए बच्चों, प्लेटिनम इलेक्ट्रोडों के साथ AgNO3 के जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन करने पर प्लेटिनम अभिक्रिया में भाग नहीं लेता क्योंकि यह अक्रिय इलेक्ट्रोड होता है, अतः कैथोड पे तो Ag प्लस का अपचयन होगा। लीजिए भाई कैथोड पे सीधा सीधा अपचयन की अभिक्रिया हो गई, Ag प्लस ने इलेक्ट्रॉन लिया, Ag में बदल गया। आगे देखिए एनोड पर वरीयता के आधार पर जल का ऑक्सीकरण होगा क्योंकि E0 H2O का अपचयन विभव कम है तथा निम्न अभिक्रिया होगी। तो देखिए बच्चों एनोड पे क्या होगा, 2H प्लस हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यानी ये देखिए H2O की ये वाली अभिक्रिया होगी और यहाँ पे ऑक्सीजन गैस बनेगी एनोड पे, ठीक है। आया समझ में। अगला देखो, तीसरा देखिए क्या है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोडों के साथ H2SO4 के तनु विलयन का वैद्युत अपघटन किया जा रहा है। H2SO4 टूटेगा 2H प्लस और SO4 माइनस 2 में, ठीक है, टूट गया। अब देखिए यहाँ SO4 माइनस 2 आयन H2O की तुलना में कम क्रियाशील है। तो देखिए कैथोड पे क्या होगा, 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेके H2 गैस बनेगी, यानी अपचयन होगा कैथोड पे, और एनोड पे ऑक्सीकरण होगा। देखिए किस तरीके से, H2O से 2H प्लस हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यानी यहाँ पे बनी O2। कहने का मतलब है कैथोड पे हाइड्रोजन गैस और एनोड पे ऑक्सीजन गैस बन रही है। कितना आसान था। अगला देखो, प्लेटिनम इलेक्ट्रोडों के साथ CuCl2 के जलीय विलयन का अपघटन कर रहे हैं। तो देखिए बच्चों CuCl2 टूटेगा Cu प्लस 2 और 2Cl माइनस में, ठीक है। अब कैथोड पे देखिए Cu प्लस 2 कैथोड पे जाएंगे। देखिए चूंकि Cu प्लस 2 जिसके लिए इलेक्ट्रोड विभव दिया हुआ है प्लस 0.341 वोल्ट का अपचयन विभव, जो जल का होता है अपचयन विभव माइनस 0.83 वोल्ट से अधिक होता है, इसलिए Cu प्लस 2 वरीयता के आधार पर अपचयित होगी तथा कैथोड पर कॉपर धातु जमा होगी। यानी Cu प्लस 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन लिया, कॉपर में बदल गई, अपचयन हो गया। आगे देखो एनोड पे क्या होगा, एनोड पे निम्न अभिक्रियाएं होने की संभावना है। या तो क्या हो, H2O से हाफ O2 प्लस 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बन जाए, या तो यह अभिक्रिया हो, या देखिए 2Cl माइनस से Cl2 क्लोरीन गैस बन जाए और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए। अब देखिए इसके लिए E0 सेल है 1.23 वोल्ट और इसके लिए E0 सेल है 1.36 वोल्ट, ठीक है। अब देखिए कौन सी अभिक्रिया होगी एनोड पे, चूंकि जल का अपचयन विभव Cl माइनस से कम है, अतः वरीयता के आधार पर एनोड पर जल का क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, ठीक है। और देखो बच्चों ये मैंने आपको समझाया हुआ भी है कि वरीयता के आधार पे कैथोड पे कौन सी अभिक्रिया होती है और एनोड पे कौन सी अभिक्रिया होती है। और जो सक्रिय इलेक्ट्रोड होते हैं वो इलेक्ट्रोडिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं और जो अक्रिय इलेक्ट्रोड है वो इलेक्ट्रोडिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं,
ठीक है। तो देखिए बच्चों, जो हमारी तीसरी यूनिट है वैद्युत रसायन वो समाप्त हो चुकी है, और अब आगे आने वाले वीडियो में हम लोग हमारी 4th यूनिट जिसका नाम है रासायनिक बल गतिकी उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।